हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर का ICSC कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 2025 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर एंड इसका थ्योरी पोर्शन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग पार्ट यानी कि सेक्शन बी ऑफ दिस पेपर। तो सेक्शन बी में जैसा कि हम सब जानते हैं हमें 4 प्रोग्राम्स करने होते हैं आउट ऑफ 6 प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम टोटल जो 6 प्रोग्राम है इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे और सभी प्रोग्राम्स को हम रन भी करके देखेंगे। और इस बार जो यहाँ पे चेंज है, जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है उसमें कुछ चेंज देखने को मिला है हमें। तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें कि इस बार कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कैसे हम इनपुट करा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे हर एक प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। वो भी दिक्कत मैं सॉल्व करूँगा इसी वीडियो में, उसका भी कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसको कैसे कोप अप करना है, उसकी जगह तुम क्या यूज़ कर सकते हो स्कैनर का, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग पार्ट में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है, हमेशा मैंने बताया कि क्लास 10 कंप्यूटर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन बेस्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे इस प्रोग्राम में सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बता दी जाती हैं। यानी कि जैसे क्लास का नाम देखो यहाँ पे क्या है, डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। फर्स्ट क्लास नेम तुम्हें दिया हुआ है बैंक। ठीक है, तो यानी कि इतना हमें पता लग गया कि इस प्रोग्राम में कुछ बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ हो रही होगी, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल भी बता दिए जाते हैं, कौन कौन से वेरिएबल हमें लेने हैं। एक है डबल पी, फिर है डबल एन, डबल आर और डबल ए, 4 वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे इनका यूजेज देख लो, स्टोर प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अगला लास्ट वाला जो है वो अमाउंट के लिए वेरिएबल है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं और इनको देख के हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। नाउ मेंबर मेथड्स यानी कि फंक्शंस हैं। पहला है वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू इनपुट द वैल्यूज फॉर पी एंड एन यूजिंग स्कैनर क्लास। फिर उसके बाद वॉइड कैलकुलेट, नेक्स्ट जो मेथड है हमारे उसमें हम क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये स्लैब बेस्ड क्वेश्चन होता है हमेशा। तो जो वॉइड कैलकुलेट वाला फंक्शन है इसमें हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देख लेना है। जैसे मान लो टाइम पीरियड हमारा अगर हाफ ईयर से कम है, अप टू हाफ ईयर तक है, तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, 9% का देंगे। अगर हमारा टाइम पीरियड हाफ ईयर से लेके 1 ईयर तक का है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देंगे एंड सो ऑन। 1 से 3 साल 11%, और अगर 3 साल से भी ज़्यादा तुम्हारा टाइम पीरियड है तब तुम्हें देना है 12%। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्लैब हो गया। लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला अमाउंट कैलकुलेट करने का, जो कि हम सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ये फॉर्मूला होता है दैट ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर टी या फिर n। तो ये तुम्हारा हो जाता है टाइम पीरियड। तो ये तुम्हारा क्या कैलकुलेट करता है, दिस कैलकुलेट्स द अमाउंट किस केस में, इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो होता है PRT/100, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो वहाँ पे अमाउंट हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इतना हमें समझ में आ गया। और लास्ट फंक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट वॉइड डिस्प्ले में डिस्प्ले द डिटेल्स इन द गिवन फॉर्मेट। 4 हेडिंग्स होंगी, प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड अमाउंट, और उसके बाद में जो जो वैल्यू हमने निकाली है या इनपुट कराई है वो सारी हमें यहाँ पे प्रिंट कर देनी होंगी। तो आगे देखो लास्ट में क्या गिवन है, राइट द मेन मेथड। यहाँ पे बोला गया है कि मेन मेथड लिखना है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सारे के सारे मेथड्स को कॉल करना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ब्लूजे, एंड ब्लूजे में ये देख सकते हो तुम, मैंने प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे बेसिकली java.util.scanner को, क्योंकि हमें यहाँ पे इनपुट तो नहीं कराना है, तो हमें पता है, तो इसलिए सबसे पहले तो इंपोर्ट कराएंगे, देन उसके बाद क्लास बनाएंगे। तो क्लास बना लिया, क्लास बैंक। एंड यहाँ पे कई बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि इंपोर्ट java.util.scanner करना है या .star, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह करना है। तो दोनों ही तरीके सही हैं। तुम यहाँ पे स्टार एस्टरिस्क का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे तुम import java.util.scanner पूरा भी लिख सकते हो। तो सिर्फ ये एक ही क्लास को इंपोर्ट करेगा। और जब एस्टरिस्क लगाते हैं तो ये क्या करता है, यूटिल पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस को वाइल्ड कार्ड के थ्रू इंपोर्ट कर लेता है। जो तुम यूज़ करोगे वहाँ से ये इंपोर्ट कर लेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बना लिया क्लास बैंक, देन उसके बाद जो हमें यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स कहे गए थे वो सारे हमने ले लिए हैं, डबल टाइप के हैं, तो इसलिए एक ही डिक्लेरेशन में सारे कॉमा करके यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। देन उसके बाद
स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको बाहर भी बना सकते हो या फिर इसको तुम एक्सेप्ट वाले फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट वाले फंक्शन के अंदर भी इसको बना सकता हूँ, तो ऐसे भी चलेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बाहर बना लोगे वो भी चलेगा, ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। बाकी तुम्हारा जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन में बाहर बना हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया है। नाउ सबसे पहला जो हम फंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे वॉइड एक्सेप्ट वाला। तो वॉइड एक्सेप्ट के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट कराना है और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड इनपुट कराना है। तो उसके लिए एक मैसेज देंगे एंटर प्रिंसिपल सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के अंदर, देन उसके बाद पी वेरिएबल में हम नेक्स्ट डबल फंक्शन का यूज़ करके ओबी डॉट नेक्स्ट डबल यूज़ करके इनपुट करा लेंगे वैल्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी इनपुट कराने हैं, तो उसके लिए एक और मैसेज देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में, देन उसके बाद में लिखेंगे एन इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट डबल, ये भी इनपुट हो जाएगा। तो वॉइड एक्सेप्ट वाला सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया इतने में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है वॉइड कैलकुलेट। ये होता है तुम्हारा स्लैब बेस्ड वाला फंक्शन जिसमें हमें स्लैब बनाने होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे वॉइड कैलकुलेट फंक्शन में हम क्या करेंगे, कंडीशंस देंगे, जो यहाँ पे हमें कंडीशंस दिए हुए हैं ये वाले, इन सबको हम इफ एल्स में लगा के जो भी रेट परसेंट बन रहा होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे, सबसे पहला कंडीशन हमारा है इफ एन में टाइम पीरियड हमारा है, तो अगर टाइम पीरियड इज लेस देन इक्वल टू अप टू हाफ ईयर बोला गया था, तो लेस देन इक्वल टू अगर 0.5 तक है, देन रेट परसेंट हमारा 9 का हो गया। एल्स इफ अगर हमारा नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड तुम्हारा 0.5 यानी कि हाफ ईयर से ज़्यादा और 1 ईयर तक का है, तब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देंगे। तो ये एल्सिफ का इतना पार्ट हो गया। फिर इसके बाद एक अगला कंडीशन और है, क्या, दैट अगर 1 साल से 3 साल तक का तुम्हारा टाइम पीरियड है, एल्सिफ एन इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 से 3 साल तक का है, तब रेट तुम्हारा हो जाएगा 11% का। एंड अगर 3 साल के भी ऊपर तुम्हारा टाइम पीरियड है, देन एल्स में तुम क्या दे दोगे, आर इज इक्वल टू 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इतने सारे कंडीशन हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिए। रेट आ गया, अब रेट आ गया तो रेट का यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अमाउंट को निकाल लेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर n। तो बस वही हमने किया है, ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू है पी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम पावर के लिए मैट डॉट पाव का यूज़ करेंगे। मैट डॉट पाव में यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और कॉमा रेज टू द पावर n। ये तुम्हारा हो गया वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा, देन कैलकुलेट फंक्शन का काम हो गया। इसके बाद में लास्ट हमारा कौन सा फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले वाला। तो इसको भी देख लो, यहाँ पे हमें डिटेल्स को डिस्प्ले करना है इन द गिवन फॉर्मेट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट, इस तरह, और यहाँ पे सारी डिटेल्स। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, वॉइड डिस्प्ले हम फंक्शन बना लेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद में यहाँ पे मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर पहले तो हेडिंग्स प्रिंट होंगी, प्रिंसिपल प्रिंट किया, फिर बीच में ऐसे प्लस दे के यहाँ पे टैब हमने दे दिया। ये तुम प्लस दे के भी लिख सकते हो, और बाकी अगर तुम्हें यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो तुम इस तरह भी दे सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल उसके बाद /t रेट, इस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह भी चलेगा। इस तरह भी ये वैसे ही काम करेगा, ताकि तुम समझ पाओ कि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने चेंज करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस कर करके इन्होंने वैल्यूज़ को लिखा है। तो ऐसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस कर करके अलग अलग वैल्यूज़ को, पहले प्रिंसिपल, फिर बीच में टैब होगा, फिर उसके बाद रेट, फिर बीच में टैब्स होंगे, फिर उसके बाद टाइम, फिर बीच में टैब्स होंगे, देन लास्ट में अमाउंट। और बाकी अगर तुम्हें ये सब प्लस प्लस नहीं लगाना है, तुम इसके बिना भी कर सकते हो। मैं प्लस साइन हटा देता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना। तो तुम इस तरह भी लिख सकते हो, सेम तरीके से ही ये काम करेगा। बीच में प्लस साइन अगर तुम्हारा लगाने का मन नहीं है मत लगाओ। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करोगे अगली लाइन पे। वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होंगी, ये तो तुम्हारी हेडिंग हो गई। वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा बीच में इस तरह प्लस करके, बिकॉज वेरिएबल्स की वैल्यू है। सबसे पहले प्रिंसिपल प्रिंट होगा, देन प्लस, फिर उसके बाद बीच में टैब्स प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद रेट प्रिंट होगा, फिर उसके बाद बीच में टैब्स यानी कि स्पेसेस आएंगे, फिर उसके बाद तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स n का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर उसके बाद /t यानी कि 8 स्पेसेस, लास्ट में अमाउंट। तो ये प्रिंटिंग वाला काम हो गया। लास्ट में क्वेश्चन ने ये भी बोला था मेन फंक्शन बना के सारे फंक्शंस को हमें कॉल करना है यहाँ पे, तो मेन फंक्शन बना लिया। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम सिर्फ वॉइड मेन भी लिख सकते हो, इससे भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पे वॉइड मेन लिखा,
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बैंक बी इज इक्वल टू न्यू बैंक, यहाँ पे तुम बी की जगह ओबीजे भी ले सकते थे, और बस उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से तीनों फंक्शंस को हम यहाँ कॉल करा ले रहे हैं। तो बी डॉट एक्सेप्ट, बी डॉट कैलकुलेट और बी डॉट डिस्प्ले, तीनों को हमने कॉल करा लिया और बस ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे बन गया है। एक बार देख लो इसको शुरू से आखिर तक, कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बेशक नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग टाइम पीरियड या फिर क्वेश्चन नंबर 1 करके इस तरह पूछ लेना, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं अभी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल तो हो गया, कंपाइलिंग डन, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे इसको हम रन करेंगे न्यू बैंक, तो रन किया, ब्लूजे में इसी तरह रन होता है, यहाँ पे नीचे बन के आ जाता है। फिर उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम अपना वॉइड मेन वाला फंक्शन रन करेंगे। अगर पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते तो ये एक बार में अपने आप ही रन हो जाता। अभी मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे कह रहा है एंटर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम दे देते हैं मान लो 1000 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मान लो हम दे देते हैं 2 का, ठीक है। तो देख लो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होके आ रही हैं। प्रिंसिपल इतना आ गया 1000, रेट, अच्छा यहाँ पे टैब्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए बट वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट तुम्हारा 10 है, टाइम के नीचे 2 आना चाहिए था बिकॉज प्रिंसिपल एक बड़ा वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे ये दिक्कत आई है। तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक काम हो सकता है, प्रिंसिपल क्योंकि बड़ा वर्ड है तो यहाँ पे 2/t दे दो, ठीक है, 2/t दे दो, अभी शायद काम कर जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। फिर से किया, यहाँ पे देखो ये आ गया, वॉइड मेन को रन किया, एंटर प्रिंसिपल 1000 रुपये और नंबर ऑफ ईयर फिर से 2 दे दूंगा मैं, देखो सही हो गया टैब। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा 1000 रुपये का हो गया, रेट तुम्हारा 10%, और क्योंकि टाइम पीरियड तुम्हारा 2 है, तो 2 टाइम पीरियड के लिए यानी कि 2 ईयर्स के लिए 1 से 3 के बीच का है, तो रेट हमारा 10% लगेगा और टोटल अमाउंट हमें लास्ट में जाके कितना मिलेगा, 1210 रुपीज़। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ हाँ मैंने कही थी कि अगर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा लिख दें, अगर हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS ये पूरा लिखते हैं, तब यहाँ पे क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। तो अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन अब दे देता है वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इसको रन किया तो इस तरह ये रन होके आता है और यहीं पे ओके कर दो, बिना ये ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट मेन फंक्शन हमारा रन हो जाता है। ये सिंपल तरीका रहता है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी तुम कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम हमारा करेक्टली एकदम काम कर रहा है। और बाकी प्रोग्राम जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे तुम सिर्फ वॉइड मेन भी लिख के इसको काम चला सकते हो कॉपी पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी ये रन करता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तुम्हारा एरे के ऊपर बेस्ड है और ये बाइनरी सर्च के ऊपर है। तो यहाँ पे इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। डिफाइन अ क्लास टू सर्च फॉर अ वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना, अभी मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा, दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन अ क्लास टू सर्च फॉर अ वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र, मतलब एक वैल्यू हमें यूज़र से इनपुट करानी है। तो इनपुट तो होगा इसमें, कैसे होगा अभी उसकी बात मैं आगे करूँगा। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ गिवन बिलो, मतलब एक यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, यानी कि एक एरे मान लो ए है या जो भी नाम तुम ले लो, यहाँ पे ये एक एरे है, इस एरे के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं और इसी में हमें बाइनरी सर्च करना है, ठीक। तो यहाँ पे गिवन है इफ़ इट इज़ फाउंड डिस्प्ले द मैसेज सर्च सक्सेसफुल, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड यूजिंग बाइनरी सर्च। देखो उसने बोल दिया है कि बाइनरी सर्च का ही इस्तेमाल करना है, लीनियर सर्च का यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज बाइनरी सर्च बोल दिया गया तो इसी का यूज़ करेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो बाइनरी सर्च का यूज़ करना है और एक वैल्यू हमें यूज़र से इनपुट करानी है, उस वैल्यू को हमें इस पूरे गिवन एरे में सर्च करना है। एरे इनपुट नहीं कराना, एरे पहले से गिवन है और बस इसमें हमें वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो ब्लूजे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे बाइनरी नाम से मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है पहले से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हमें इनपुट करानी है वैल्यू, तो मैंने import java.util.scanner करके इस तरह दिया हुआ है। अच्छा अगर तुम लोग अपने बोर्ड के सॉल्यूशन में देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन है उस चीज़ को थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड के सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 क्लास बाइनरी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्लास बाइनरी लिया है, यहाँ पे ये एरे बना लिया है
और इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, जो इनपुट वाला पार्ट है, इनपुट वाला जो पार्ट है वो इस तरह कर दिया, स्कैनर का यूज नहीं किया इनपुट करने के लिए, यहां पे इन्होंने इस तरह कंस्ट्रक्टर बना के इनपुट कर लिया है, इनपुट बाय मेकिंग कंस्ट्रक्टर। इसी में बहुत से बच्चों को इस बार प्रॉब्लम हो रहा है कि जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, इसमें जिस जिस प्रोग्राम में भी इनपुट की बात आई है वहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना के इनपुट करा लिया है। तो ये तो नया तरीका हो गया, बिकॉज हमने तो स्कैनर क्लास की हेल्प से ही इनपुट करना सीखा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के कैसे इनपुट हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे, तो वीडियो में बने रहना। अभी जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे मैं एक प्रोग्राम में इसको बताऊंगा, जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम है उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके कैसे हम इनपुट कराते हैं। बाकी यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ उसमें मैं नॉर्मल स्कैनर का ही यूज करूंगा। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी इनपुट ले सकते हो, तुम स्कैनर क्लास का यूज करके जैसे करते थे पहले उसी तरह से भी इनपुट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करके कैसे इनपुट होता है ये मैं भी आगे समझा दूंगा। सो आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब यहाँ पे आते हैं वापस से इसी क्वेश्चन पे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमने देखो क्या कर लिया, क्लास बाइनरी बना लिया और साथ में मैंने इंपोर्ट भी करा लिया है स्कैनर क्लास को, बिकॉज हमें इनपुट तो करानी है, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो इनपुट कराना है यूजर से। नाउ इसके बाद क्लास बनाया, क्लास के अंदर सबसे पहले हमने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया $x और इज इक्वल टू, और जितनी भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में कही गई थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे ले ली हैं इस वेरिएबल में, मतलब एरे के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया $n। अच्छा, अब ये कुछ भी बताया नहीं गया है कि तुम्हें यहाँ पे इसको एज अ इंस्टेंस वेरिएबल लेना है या कैसे लेना है, बिकॉज क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें एरे लेना है। तुम इसको मेन फंक्शन के अंदर भी ले सकते हो, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि इंस्टेंस वेरिएबल बोला नहीं है तो यहाँ पे क्यों ले, तो तुम इसको मेन के अंदर भी ले सकते हो, वॉइड मेन फंक्शन बना लो और बस जो भी तुम्हारा एरे है, जो भी तुमने मानना है वो सारा का सारा तुम मेन के अंदर मान लो, मेन फंक्शन के अंदर, बस ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह ले सकते हो। अब यहाँ पे एरे हो गया हमारा और सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बना लिया। नाउ वी नीड टू एंटर या फिर इनपुट द नंबर टू बी सर्च। तो यहाँ पे नंबर टू बी सर्च के लिए हमने मैसेज एक दिया, एंटर द नंबर टू बी सर्च, और उसके बाद एक वेरिएबल हम बना लेंगे यहाँ पे, मैंने पहले से बनाया था बट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ $n इज इक्वल टू n हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हम नंबर टू बी सर्च इनपुट करा लेंगे। तो यहाँ पे sc.next डबल करके इसमें हम उस नंबर को इनपुट कराएंगे जो हमें सर्च करना है अपने ऊपर वाले एरे में। इतना काम हो गया। नाउ इतना काम करने के बाद में अब हम लगाएंगे बाइनरी सर्च का लॉजिक। अगर तुम्हें बाइनरी सर्च नहीं आता है, बाइनरी सर्च कैसे लगाया जाता है, तो पूरा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसे तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। सर्च करना बाइनरी सर्च एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब सर्च में जाके टाइप करना बाइनरी सर्च एम्पलीफाई लर्निंग, तो इसका वीडियो तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा, बाइनरी सर्च, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे काम करता है। तो एरे इनपुट हो गया, मतलब एरे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर इनपुट हो गया जो हमें सर्च करना है। तो बस इस एलिमेंट को कैसे सर्च करेंगे देख लो। बाइनरी सर्च में स्टार्ट लेते हैं, एक एंड वेरिएबल लेते हैं और एक मिड लेते हैं, और जिस पोजीशन पे सर्च मिलेगा मतलब सर्च एलिमेंट, उसको सेव करने के लिए पॉज यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। फिर उसके बाद वाइल लूप चलता है, फिर उसके बाद कंडीशन क्या होता है, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, अंदर होता है मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद कंडीशन आता है इफ एक्स एट मिड इज डबल इक्वल्स टू एन, तो हमें पोजीशन मिल जाता है एलिमेंट का। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो दो केसेस हो सकते हैं। तो आगे ये तुम्हारा हो जाता है एल्स इफ, यहाँ पे हो जाएगा एल्स इफ, और लास्ट में भी तुम एल्स इफ ही दोगे, ये चीज़ है। तो मतलब एल्स इफ यहाँ पे दो केसेस और बनते हैं कि अगर तुम्हारा एलिमेंट टू बी सर्च्ड मिड से पहले है तो स्टार्ट को बदल दो, और अगर यहाँ पे एल्स इफ तुम्हारा अगर एक्स एट मिड इज ग्रेटर देन एन, मतलब कि नंबर टू बी सर्च्ड अगर तुम्हारा पहले आ रहा है तो एंड को पीछे लाते हैं। तो ये कंडीशंस होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरा बाइनरी सर्च वाला वीडियो जाके देख लेना। इतना होने के बाद में लास्ट में हम पोजीशन चेक कर लेते हैं। अगर हमें एलिमेंट मिला होगा तो पोजीशन का वैल्यू -1 से चेंज होकर कुछ और हो गया होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ पॉस इज नॉट इक्वल टू -1 देन हमारा सर्च सक्सेसफुल। ये हमें प्रिंट करना था, क्वेश्चन ने यही बोला था। तो हमें एलिमेंट की जगह नहीं प्रिंट करनी, सिर्फ सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करना है। अगर जगह भी प्रिंट करनी होती तो पॉज का वैल्यू भी प्रिंट कर देते साथ में, बट यहाँ पे सिर्फ सर्च सक्सेसफुल हम प्रिंट करेंगे, और एल्स के केस में क्या हो जाएगा, सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। सो आई होप ये वाला प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो चलो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक तुम्हारा स्ट्रिंग के ऊपर भी प्रोग्राम आता है हमेशा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट। तो देखो यहाँ पे पहले बोल दिया गया डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। एक्सेप्ट का मतलब अगेन क्या है, तुम्हें यहाँ पे इनपुट करना है। अब अगर तुम अपने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का ही सॉल्यूशन चेक करोगे इस पीडीएफ में, तो वहाँ पे भी इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना के ही इनपुट कराया है। तुम वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है, बट यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा इनपुट का तरीका वो यूज़ करूँगा स्कैनर वाला। स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे, ठीक है, अपने इस प्रोग्राम में। सो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग या फिर इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द सेम टू अपर केस। तो कन्वर्ट कर देना है पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में। देन क्रिएट एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी है बाय रिप्लेसिंग ईच वॉवेल बाय इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो तुमने इस तरह का कुछ इनपुट कराया है। इनपुट है इमेजिनेशन @2024। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स की कोई चीज़ में यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, द अदर कैरेक्टर्स रिमेन द सेम। मतलब जो भी बाकी कैरेक्टर जैसे हैशटैग है, @ है, नंबर है, इनमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कैरेक्टर लेटर्स हैं यहाँ पे, तो अगर वो एक वॉवेल है, तो देखो जैसे आई है, तो आई को इन्होंने क्या किया, एक वॉवेल है तो इसको रिप्लेस कर दिया है जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर से। आई के बाद जे आता है तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया है जे से, ठीक है। एंड अगर वॉवेल नहीं है, एवरी कॉन्सोनेंट बाय प्रीवियस कैरेक्टर। अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक कॉन्सोनेंट है, जैसे तुम्हारा एम एक कॉन्सोनेंट तुम्हें मिला, तो एम की जगह उसके जस्ट प्रीवियस वाला कैरेक्टर यानी पिछला वाला कैरेक्टर यानी एल यहाँ पे तुम सेव कर दोगे। देखो दो केसेस बनेंगे। अगर तुम्हारा वॉवेल है तो क्या करना है, तुम्हें कैरेक्टर +1 कर देना है। अगर तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, अगर तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो एक कॉन्सोनेंट है, देन तुम्हें कैरेक्टर पिछला वाला यानी कि कैरेक्टर -1 कर देना है। एस का ही वैल्यू -1 कर दोगे या +1 कर दोगे और वापस से उसको कैरेक्टर में चेंज कर लोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आगे या फिर पीछे वाला कैरेक्टर। और जो ना वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट है यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स, उनमें तुम्हें कोई चेंज नहीं करना। एल्स अगर वॉवेल भी नहीं है, कॉन्सोनेंट भी नहीं है, तो एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स तुम्हें सिंपल वही कैरेक्टर ले लेना है न्यू वाले स्ट्रिंग में। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ये मेरा लॉजिक यहाँ पे बन के आ गया। अब यहाँ कंडीशन कैसे रखना है वो मैं तुम्हें प्रोग्राम में बताऊंगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि तुम्हें एक स्ट्रिंग लेना है, इनपुट कराना है यूज़र से, फिर उसको अपर केस में चेंज कर देना है। अपर केस में करने का मतलब यही कि सारे कैरेक्टर एक जैसे हो जाएं। फिर उसके बाद में तुम्हें चेक करना है एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लूप लगाओगे, एक एक कैरेक्टर को चेक करोगे। वॉवेल मिलेगा तो उसका कैरेक्टर एक आगे बढ़ा दो। अगर कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट मिला है, तो उसको कैरेक्टर -1 कर दो। अगर ना वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट है यानी कि स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर है, तब उसको क्या करना है, तब वहाँ पे तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, वही सेम कैरेक्टर नई वाली स्ट्रिंग में ऐड करा दोगे। तो इस तरह ये होगा। सो चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट नाम से मैंने बनाया हुआ है क्लास कन्वर्ट, ये हमारा प्रोग्राम है। अगेन इसमें भी इनपुट कराएंगे, तो मैंने import java.util.scanner करा लिया है। अगर तुम अपने बोर्ड के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में चेक करोगे तो वहाँ पे अगेन इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना के ही इनपुट कराया है। तुम वैसे भी करा सकते हो, गलत नहीं है। तो देखो स्कैनर क्लास का यूज़ करके मैं इनपुट कराऊंगा, बिकॉज हमें एक स्ट्रिंग तो इनपुट करानी है। तो void मेन फंक्शन बनाया, देन उसके अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर यूज़र को एक मैसेज दे दिया एंटर द स्ट्रिंग, और उसके बाद स्ट्रिंग s वेरिएबल में हमने sc.nextLine फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को इनपुट करा लिया। मतलब हमारे पास में स्ट्रिंग आ गया है। नाउ इसके बाद में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज हमें लूप लगाना पड़ेगा 0 से लेंथ -1 तक के लिए। तो यहाँ पे l = s.length हो गया। देन उसके बाद हमें क्योंकि कैरेक्टर को निकालना है तो एक कैर ch भी मैंने बना लिया है। देखो जो चीज़ तुम्हें करनी है वो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बनाते चलनी पड़ेंगी। तो कैरेक्टर एक ले लिया बिकॉज हमें पूरे स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर निकालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें एक नया फाइनल स्ट्रिंग भी बनाना है, न्यू स्ट्रिंग, तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया है स्ट्रिंग ns, एक नई न्यू स्ट्रिंग सेव करने के लिए। नाउ इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे i = 0 से लेके i <l तक, यानी कि हम यहाँ पे 0 इंडेक्स से लेंथ से एक कम इंडेक्स तक चलेंगे और एक एक करके स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। तो कोई यही तरीका होता है, जब भी स्ट्रिंग में कोई ऑपरेशन करना है तो 0 से लेके <लेंथ तक एक लूप चलाते हैं और एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम निकालते जाएंगे। कैसे निकालेंगे, ch तुम ऊपर मान चुके हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कैर ch नहीं मानना तुम यहाँ पे भी मान सकते हो, डायरेक्टली तुम यहाँ पे मान लो कैर ch = s.char@i, मतलब कि एक एक कैरेक्टर तुम्हें ch के अंदर मिलता जाएगा। नाउ अब तुम्हें क्या चेक करना है,
तुम्हें ये चेक करना है कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर एक वॉवेल है। अगर वॉवेल है तो कैरेक्टर +1 करके न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो, कॉन्सोनेंट है तो कैरेक्टर -1 करके न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो। तो ये चेक कैसे करोगे? तो देखो, कैरेक्टर जो क्लास होती है, रैपर क्लास मैंने पढ़ाया है तुम्हें, मेरा एक वीडियो है रैपर क्लास के ऊपर, अगर ना पता हो तो उसको देख लेना। तो रैपर क्लास में कैरेक्टर की भी एक रैपर क्लास होती है, कैरेक्टर रैपर क्लास। उसके अंदर कई फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो तुम्हारे कोर्स में भी हैं। तो कैरेक्टर क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है इज लेटर, जो ये चेक कर लेता है कि कैरेक्टर तुम्हारा अल्फाबेट है कि नहीं, तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इफ लगाएंगे, कंडीशन है क्योंकि ये, तो इफ के अंदर लिखेंगे कैरेक्टर, ये तुम्हारी रैपर क्लास होगी। इसी के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है इज लेटर नाम का। तो कैरेक्टर क्लास का नाम लिखा, डॉट उसके अंदर का फंक्शन इज लेटर। और इज लेटर करता क्या है, इसके अंदर हम पैरामीटर भेजते हैं एक कैरेक्टर, और ये ट्रू या फॉल्स देगा। अगर तुम्हारा CH के अंदर एक कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट है, लेटर है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू दे देगा। और अगर न्यूमेरिक CH की वैल्यू होगी, न्यूमेरिक उसमें कैरेक्टर है या कोई स्पेशल सिंबल है, तब ये 0 मतलब फॉल्स दे देगा एक तरह से, ये चीज़ है। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इसके अंदर जो हमने कैरेक्टर निकाला है CH, उसको भेज देंगे। ये चेक करेगा कि क्या ये वो लेटर है, अल्फ़ाबेट है कि नहीं। ये चीज़ अल्फ़ाबेट होगा तो ये ट्रू देगा। तब हम आएंगे इफ़ के अंदर। अब अगर ये तुम्हें अल्फ़ाबेट मिल गया, तो अल्फ़ाबेट दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो वोवेल होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट होगा। तो वोवेल चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है। देखो, इफ़ के अंदर क्या किया है, मैंने डबल कोट्स के अंदर सारे के सारे वोवेल्स ले लिए हैं। तो वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे हमने अपने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लेना है, कैपिटल में कन्वर्ट कर लेना है। कैपिटल में अच्छा हमने नहीं कन्वर्ट किया है, देखो ये गलती रह गई थी। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई है, स्ट्रिंग s = sc डॉट नेक्स्ट लाइन, इसे हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो यहीं पे हमें लिख देंगे s = s डॉट टू अपर केस, ये हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे इसको टू अपर केस। सो आई होप ये क्लियर है, ये हमने मिस कर दिया था शुरुआत में। हमें अपनी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट करने की वजह से अब हमें इतना पता लग गया है कि हमें स्मॉल केस वाले वॉवेल तो चेक करने नहीं है, तो इसको तुम हटा भी सकते हो। तुम सिर्फ कैपिटल के लिए चेक कर लो कि क्या तुम्हारी जो कैरेक्टर है वो A या फिर E या फिर I या फिर O या फिर U में से तो नहीं है। तो तरीका क्या होता है, इसको डबल कोट्स में दे दो AEIOU, और बस इसमें इंडेक्स ऑफ CH चेक कर लो। अगर तुम्हारा जो CH है, CH के अंदर अगर एक वॉवेल है, तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सम वैल्यू देगा, कुछ इंडेक्स तुम्हें मिलेगा पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव इंडेक्स है, यानी कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, एक वॉवेल है। अगर तुम्हें ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम सिंपल वो पुराना तरीका यूज़ कर सकते हो, बाबा आदम के ज़माने वाला। CH इज डबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर A तुम्हारा हो गया, और इस तरह करके चेक कर सकते हो। CH इज डबल इक्वल टू A के साथ E, फिर उसके बाद अगला वॉवेल I। तो यहाँ पे सारे में जल्दी जल्दी दे देता हूँ। ये हमारा ये कंडीशन हो गया, तो ये भी काम करेगा। और बाकी जो पहले मैंने लिख रखा था, अगर वैसे तुम्हें करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी काम करेगा, और जो पहले लिखा हुआ था वो भी काम करेगा यहाँ पे। तो मैं इस वाले कंडीशन को लेके चलता हूँ, बाकी वो मैंने बता दिया है कि जो तुम बाबा आदम वाला यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ अगर तुम्हारा जो ये वाला कंडीशन है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर वॉवेल तुमको मिल रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तब तुम्हें क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग में कैरेक्टर एक बढ़ा के, यानी कि अगला नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो ऐड करना है। तो न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग प्लस न्यू स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे, मतलब ये कैरेक्टर्स। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, NS प्लस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अपेंड के लिए प्लस इज इक्वल्स टू कैरेक्टर या ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा NS प्लस इज इक्वल्स टू। हमें क्या करना है, अगर वॉवेल मिला है तो कैरेक्टर को बढ़ा देना है, यही मैंने बताया था। तो कैरेक्टर +1, यानी कि अगर I है तो J दे दो, इस तरह करना है। तो CH +1 किया, और वापस से CH +1 करके, क्योंकि ये न्यू नंबर में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक्सप्लिसिटली कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, जो बढ़ा हुआ कैरेक्टर होगा वापस से उसको कैरेक्टर में चेंज करके, मतलब ASCII वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ASCII वैल्यू न्यूमेरिक में चेंज हो जाएगा, तो उसको वापस से कैरेक्टर में चेंज करके तब अपने न्यू स्ट्रिंग में हम ऐड कर देंगे। सो आई होप ये समझ पा रहे हो। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत है तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर से बताना। अगर कई बच्चे इस चीज़ पे कमेंट करेंगे, बहुत से बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, समझाने के लिए। नाउ इसके बाद एल्स में हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स के लिए ये कॉन्सोनेंट वाला केस हो जाएगा एल्स में। अगर वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा अल्फाबेट। तो तब क्या करना है, तब तुम्हें करना है एन एस प्लस इज इक्वल्स टू सी एच माइनस वन, मतलब एस्काई वैल्यू कैरेक्टर की लेंगे, उसमें -1 करेंगे और फिर उसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर में कन्वर्ट करना इज मस्ट, नहीं करोगे तो फिर वो नंबर ही ऐड कर देगा सीधे से। तो कैरेक्टर में कन्वर्ट किया -1 करके कैरेक्टर सी एच में से, तो ये कर लेंगे। उसके बाद फाइनल अपनी न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा लेटर है ही नहीं है कैरेक्टर, यानी कि अगर अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, तब तुम्हें कुछ नहीं करना चेंज। तो तब तुम सीधे सीधे अपने सी एच को ही ऐड कर दोगे न्यू स्ट्रिंग में। एल्स में अगर तुम्हारा लेटर ही नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट ही नहीं था सी एच, तब क्या करना है, तुम्हें न्यू स्ट्रिंग में सीधे सीधे सी एच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगेन प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करो, छोटा रहेगा शॉर्टकट ऑपरेटर। एन एस प्लस इज इक्वल टू अपेंड करोगे, उसमें डायरेक्ट सी एच को अपेंड कर दो या ऐड कर दो। मतलब कि कुछ चेंज नहीं करना सी एच में, ना प्लस करना ना माइनस करना, सेम कैरेक्टर जो पुरानी स्ट्रिंग में था वही न्यू स्ट्रिंग में लाके ऐड कर दो। सो आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। यही मेन इसमें कैलकुलेशन था, यही मेन तुम्हारा इसमें इस प्रोग्राम का पार्ट था। सो इतना हो गया। नाउ इसके बाद में क्या करना है, बस तुम्हें अपनी न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है। इतना काम हम इसमें करेंगे। सो एक बार देख लो शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम को। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे तो बेशक नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन करते हैं। तो कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अभी इसको रन करते हैं। तो न्यू कन्वर्ट, इसको रन किया, ऑब्जेक्ट बन के आ गया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन, इसको रन किया। तो बस अब पूछ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम वही स्ट्रिंग दे के देखते हैं जो हमें एग्जाम्पल में दे रखी है। तो यहाँ पे है, मैं इनपुट देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग देखना। यहाँ पे हो जाएगा हैशटैग इमेजिनेशन @2024 और एंटर। तो ये हमारा देखो इस तरह आउटपुट प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे चेक कर लो तुम लोग आउटपुट क्या है, यही चीज़ है, इमेजिनेशन @2024। और आउटपुट में तुम्हें क्या मिलना चाहिए, हैशटैग चेंज नहीं होगा, JLBFJMBSJPM @2024। सो सेम यही आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है जो हमें प्रोग्राम कह रहा था। सो बस इसी तरह हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है सही से। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत लगे, तो कमेंट्स खुले हुए हैं, वहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो। सो अभी इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा दैट ये 2D एरे के ऊपर बेस्ड है। एक 2D एरे का भी सवाल हमारे प्रोग्रामिंग सेक्शन में पूछा जाता है हर बार। तो 2D एरे के ऊपर क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज़। अब अगेन इसमें भी हमें एक्सेप्ट करानी है वैल्यूज़, मतलब इनपुट होगा इसमें। तो अगर तुम अपना सॉल्यूशन चेक करोगे, इसमें भी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इन्होंने इनपुट करा दिया, बट मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ इनटू 4x4 एरे। मतलब एरे का साइज तुम्हें दे दिया है 4x4 का। एंड फाइंड एंड डिस्प्ले दिस सम ऑफ ईच रो। तुम्हें यहाँ पे सम ऑफ ईच रो निकालना है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मतलब एक अलग से वीडियो बनाया है, सेम प्रोग्राम का नहीं है, बट सम ऑफ ईच रो कैसे निकालते हैं इसको मैंने समझाया हुआ है। तो बाकी इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया है, जैसे हमने एरे यहाँ पे इनपुट करा लिया, तो आउटपुट कैसे आएगा, हमें इंडिविजुअल जितनी भी रोज़ यहाँ पे हैं, हर एक रो का अलग अलग यहाँ पे आउटपुट दे देना है सम फॉर्म में। मतलब हर एक रो का तुम्हें सम निकालना है, हर एक रो का सम अलग अलग प्रिंट कर देना है। ये काम इसमें तुम्हें करना है। तो कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने बना लिया क्लास। क्लास का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे सम ऑफ रोज निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने क्लास का नाम दे दिया सम रो। और क्योंकि हमें वैल्यूज़ को इनपुट भी कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पे import java.util.scanner भी दे दिया। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बना लिया है। मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर, क्योंकि इनपुट करा रहे हो, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। यूज़र को एक मैसेज दे दिया है, एंटर 4x4 मैट्रिक्स, यानी कि 16 वैल्यूज़ यूज़र को इनपुट करनी पड़ेंगी। तो कैसे एंटर होंगी, देखो सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी होगी, 2D एरे बनाना होगा 4x4 का। तो यहाँ पे एरे हमने बना लिया, INT_x डबल ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे ओपन क्लोज होंगे इज इक्वल्स टू न्यू INT, और उसके बाद इसका साइज हमने 4 और 4 दे दिया। फिर उसके बाद में इनपुट कैसे होगा, इनपुट देखो 2D एरे इस तरह होता है। ये मैंने अपने 2D एरे वाले वीडियो में भी बताया कि जब भी इनपुट कराते हैं 2D एरे में, चाहे कुछ भी तुम कराओ, चाहे इनपुट कराओ, चाहे कोई ऑपरेशन कराओ, 2D एरे के लिए हमेशा 2 यहाँ पे लूप्स लगते हैं। जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे को तुम कुछ भी यहाँ पे काम करोगे तो एक लूप लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में 2 इंडेक्सेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें 2
लूप्स लगाने पड़ेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखो इनपुट कराने के लिए 2 लूप चलेंगे। एक तुम्हारा चलेगा आई का लूप, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। फिर उसके अंदर, ये उसके अंदर है क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल लाइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया है। फिर उसके बाद अगला लाइन है, अगला लूप हमारा है फॉर आईएनटी जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। तो इनपुट कैसे होगा, इन दोनों लूप के अंदर लिख दोगे सिंपल, एक्स यहाँ पे तुम्हारा एरे है, एक्स एट आई जे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, एक एक करके वैल्यूज इसमें इनपुट होती जाएंगी। फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें सम ऑफ ईच रो निकालना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है वो देख लो। यहाँ पे सम ऑफ ईच रो के लिए एक तुम्हारा चलेगा लूप पहला रो के लिए, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हर एक रो का क्योंकि तुम्हें सम निकालना है तो अंदर वाले लूप को बनाने से पहले यहाँ पे ले लो आई एन टी एस इज इक्वल टू 0। इसमें तुम क्या सेव करोगे, इसमें सम सेव करोगे, मतलब कि हर रो का जो सम निकलेगा वो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स के लिए लूप चलेगा, आई एन टी जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। नाउ अब यहाँ पे हर एक रो पे कॉलम चेंज होता रहेगा, जैसे पहली रो पे आए तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो उन सारे कॉलम वाले एलिमेंट्स को ऐड करते चलो तो पूरा एक रो का तुम्हें यहाँ पे सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू एस प्लस, इसका तुम यहाँ पे शॉर्टकट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। जब भी कोई चीज इंक्रीमेंटल हो रही होती है, अपेंड हो रही होती है, एडअप हो रही होती है उसी चीज में, तो प्लस इज इक्वल टू यूज कर लो, सिंपल शॉर्टकट ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो s प्लस इज इक्वल्स टू, क्या हमें ऐड करना है, एक एक जो भी हमारा कॉलम वाले एलिमेंट आ रहा है वो ऐड करते चलो। तो एक्स एट आई जे ऐड करते चलो, तो एक रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब में ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारा ये अंदर वाला कॉलम वाला लूप खत्म होता है उस सम ऑफ रो को प्रिंट कर दो यहीं पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ रो, और रो का नंबर प्रिंट कर दो प्लस आई, आई तुम्हारा रो का नंबर है। तो सम ऑफ रो 0, रो 1, रो 2 इस तरह करके प्रिंट होगा। और उसके बाद में इज इक्वल्स टू, और जो तुम्हारा सम कैलकुलेट हुआ है प्लस एस, एस का वैल्यू एस के अंदर सम आ गया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा एक रो के लिए पहले होगा, फिर उसके बाद फिर से आई तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, आउटर वाला लूप इंक्रीमेंट होगा, इसमें आएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर तुम्हारा जे वाला लूप चलेगा, अगली रो का सम कैलकुलेट हो जाएगा और अगली रो का सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह करते करते एक एक करके सारी रोज का सम यहाँ पे निकल आएगा और बस सारे ब्रैकेट्स फिर ऐसे क्लोज कर दो। तो इस तरह हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे 2D एरे वाले को। अगर 2D एरे में कोई भी दिक्कत है तो मैंने 2D एरे वाले प्रोग्राम्स के ऊपर और 2D एरे के ऊपर एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो 2D एरे बाय एम्पलीफाई लर्निंग। तो 2D एरे के ऊपर ऑलरेडी मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम समझाए हुए हैं, उन्हें भी जाके तुम देख सकते हो। तो तुम्हें जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो देखते हैं काम करता है कि ये नहीं। तो यहाँ पे हम पहले रन कर लेते हैं, तो इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके वॉइड मेन फंक्शन को रन कर लेंगे। तो ये रन होके आ गया, एंटर 4x4 मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम वही इनपुट देंगे जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो एक एक करके रन करते हैं, मतलब इनपुट करते हैं वैल्यू। तो पहले 1 इनपुट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद में ये एक रो हो गई, 5 6 7 8 अगला रो है, तो अगला रो 6 7 8, ये 5 6 7 8 अगला रो हो गया। फिर उसके बाद थर्ड रो हमारा क्या है 1 3 5 7, ये एंटर करेंगे। तो इसके बाद में है 1 3 5 7, ये थर्ड रो हो गया। चौथा रो है 2 5 3 1, तो 2 5 3 1 यहाँ पे एंटर कर देते हैं, 2 5 3 1, ये लास्ट वैल्यू है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ प्रिंट होके देखो आ गया है, क्या प्रिंट होके आया है, सम ऑफ रो 0 इज इक्वल टू 10, सम ऑफ रो 1 इज इक्वल टू 26, इस तरह प्रिंट होके आ रहा है। तो देखो क्या यही चीज़ प्रिंट हो रही है, बस यहाँ पे हमारा जो रो है वो 0 1 2 3 इस तरह करके, और इनका जो है सम ऑफ रो 1 2 इस तरह प्रिंट होके आया। मतलब इन्होंने 0 से इंडेक्सिंग ना लेके 1 2 3 इस तरह करा है। तो कुछ नहीं करना, हमें i+1 कर देना है, सेम काम हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी सम चेक कर लो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 10 पहली रो का सम है, सही है। सेकेंड रो में 26 है, थर्ड रो में 16 है, और चौथी रो में यानी कि जो हमारा थर्ड इंडेक्स वाला रो है वो उसमें 11। तो सम सही कैलकुलेट हुआ है, बस यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह हमारा 0 1 2 3 इस तरह प्रिंट हुआ है। तो उसमें करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो i है यहाँ पे ले लो i+1, इस तरह कर लो i+1। तो ये क्या करेगा, ये i तुम्हारा क्योंकि 0 1 इस तरह चल रहा है तो i+1 कर देगा, तो ये 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। तुम सेम इस प्रोग्राम को फिर से रन कर सकते हो, ये तुम्हारा इस बार 1 2 3 रन कर देगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम हमारा नंबर बेस्ड प्रोग्राम है।
एंड इस प्रोग्राम को पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है अपने एक वीडियो में, तो उस वाले वीडियो को तुम लोग जाके देख लेना। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, यूट्यूब सर्च में टाइप करना सुपर स्पाई एम्पलीफाई लर्निंग। तो सुपर स्पाई एम्पलीफाई लर्निंग जैसे ही जाके यूट्यूब सर्च में सर्च करोगे, वहाँ पे तुम्हें सबसे ऊपर मेरा बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरा ये वाला प्रोग्राम करवाया हुआ है अच्छे से। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो उस वाले वीडियो को जाके देख लेना। तो एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम हमेशा आता है, तो इसीलिए नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बस लॉजिक होता है, लॉजिक अगर तुम पढ़ के समझ गए तो इसको आसानी से बना सकते हो। नाउ इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे करते हैं, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड डिस्प्ले एज फॉलोज। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है वॉइड डिस्प्ले, और हमें इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है। और इस तरह का पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं ये मैंने अपने पैटर्न वाले वीडियो में बताया है, तो तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो पैटर्न बाय एम्पलीफाई लर्निंग, और मेरा लेटेस्ट पैटर्न वाला वीडियो जाके देख लो। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेम पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, इसमें ऑड इवन हमें चेक करना होगा, इस तरह करके प्रिंट होगा। और कैसे इसको करना है अभी मैं दिखा देता हूँ प्रोग्राम, बाकी इसको मैंने डिटेल में अपने इस पैटर्न वाले वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ पे जाके तुम इसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ फंक्शन बनेगा वो बनेगा वॉइड डिस्प्ले, बिकॉज ये फंक्शन ओवरलोडिंग है तो सारे फंक्शन का नाम सेम रहेगा, पैरामीटर्स बस इसमें अलग अलग होते हैं। तो सेकंड जो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है, पहला तो ये हो गया। सेकंड वॉइड डिस्प्ले फंक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट द कोशेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ m एंड n। तो इसमें हमें प्रिंट करना है सेकेंड फंक्शन में m डिवाइड बाय n, इसको प्रिंट कर देंगे। एंड इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m ग्रेटर देन n है तो ये प्रिंट करना है, समझ लो जो क्वेश्चन कह रहा है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स में क्या करोगे, इन एल्स पार्ट यू हैव टू प्रिंट दिस सम ऑफ ट्वाइस n एंड थ्राइस m। तो एल्स में तुम्हें प्रिंट कर देना है ट्वाइस n प्लस थ्राइस n, ये चीज़ तुम्हें प्रिंट कर देनी है, थ्राइस m ये चीज़। तो बस इतना काम तुम्हें करना है सेकंड फंक्शन में। थर्ड फंक्शन देख लो, थर्ड फंक्शन है डबल डिस्प्ले, इसके अंदर 3 यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी इस तरह है। और टू प्रिंट दी वैल्यू ऑफ z वेयर z इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और p और q की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। तो देखते हैं ये वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो इस वाले प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास ओवरलोड, और ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन होता है उसमें मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहला फंक्शन तुम्हारा हो गया वॉइड डिस्प्ले, ये तुम्हारा पैटर्न वाला है। इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 लूप चलेंगे, एक लाइन के लिए, एक तुम्हारा हर लाइन पे क्या क्या प्रिंट करना है उसके लिए, और 3 यहाँ पे लाइन्स हैं, और हर लाइन पे 5-5 एलिमेंट्स हैं। देख लो यहाँ पे ऐसे ही तो है, और इसको डिटेल मैंने समझाया हुआ है, उसको जाके तुम देख सकते हो। पैटर्न एम्पलीफाई लर्निंग सर्च करना यूट्यूब सर्च में, पहला तुम्हें पैटर्न का वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने सेम यही पैटर्न समझाया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे 2 लूप लगेंगे, 2 लूप के अंदर हम कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं 1 2 1 2। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो सेकंड लूप है तुम्हारा कॉलम वाला C1 से लेके 5 तक जो चल रहा है, उसमें बस ये चेक कर लो कि अगर तुम्हारा C mod 2 डबल इक्वल्स टू 0 है, मतलब C तुम्हारा एक इवन प्लेस पे आ रहा है, तब तुम्हें क्या प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है। तो इफ C mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, तब तुम्हें 2 प्रिंट कर देना है। एल्स तुम्हें अगर ऑड पोजीशन वाली जगह पे, मतलब कि फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस इस तरह मिल रहा है, तो तुम्हें 1 1 प्रिंट कर देना है। एल्स में क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln मत लगाना, लाइन चेंज नहीं करना है, एल्स तुम्हारा 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ऑड इवन का चेक करके तुम यहाँ पे अपना ये वाला पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। बाकी अगर ना समझ में आओ तो इसको मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ, वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड हमारा जो फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, इसको देख लो। यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ये कंडीशन कही गई थी कि अगर m ग्रेटर देन n है तो यहाँ पे m डिवाइड बाय n प्रिंट कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो 2 इंटू n प्लस 3 इंटू m का वैल्यू या सम प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद थर्ड जो तुम्हारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है उसमें क्या करना है, उसमें जो जो ये तुम्हें कहा गया है वो काम कर दो। पहले p का वैल्यू निकाल लो, q का वैल्यू निकाल लो, और z इज इक्वल टू p इंटू क्यू कर दो। वही हमने यहाँ पे कर दिया है, और बस उसको फाइनली यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग वाला प्रोग्राम। इसको एक बार देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट है तो बेशक नीचे कमेंट्स में लेके पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स खत्म होते हैं, ये लास्ट प्रोग्राम था, इसके बाद तो सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए। एंड मैंने एक चीज़ बोली थी दैट मैं क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे अगर तुम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें चेक करोगे कि कैसे इनपुट कराया गया है। जैसे मान लो नंबर बेस्ड वाला ही तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें किस तरह इनपुट कराया गया है, यहाँ पे इनपुट कराया गया है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ज़्यादातर में ही इनपुट कराया गया है बाय कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर से कैसे इनपुट कराते हैं,
अगर ये चीज़ तुम्हें समझनी है तो इसके लिए नीचे तुम लोग कमेंट्स में लिख के बोलना, मैं इस चीज़ को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके तुम्हें बना के दिखा दूंगा ब्लूजे पे कि इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं। स्कैनर से तो मैंने बताया हुआ है, स्कैनर से कैसे करते हैं, बफर रीडर का यूज़ करके कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में। लेकिन इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर ये कुछ नया है इस बार। अगर ये चीज़ समझनी है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताना। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।